स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बॉटनी क्लास। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बॉटनी में हम लोग पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी पौधों की जानकारी मनुष्य को है उसे हम प्लांट किंगडम या पादप जगत में रखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लांट किंगडम में कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ये देखिए, जैसा कि चार्ट में दिखाई दे रहा है, पूरे प्लांट किंगडम को मेजर 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में बच्चों उन पौधों को रखा जाता है जो नॉन फ्लावरिंग हैं और नॉन सीड बियरिंग हैं। आपने सभी ने देखा होगा कि कुछ पौधे आकार में बड़े हैं या बड़े बड़े पेड़ हैं और कुछ पौधे आकार में छोटे हैं। कुछ पौधों में फ्लावर्स आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं। तो पौधों का जो फ्लावरिंग और सीड बेयरिंग, इस बेस पर हमने पौधों को 2 मेजर ग्रुप्स में बांट लिया। एक ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स नहीं आते और ना ही सीड्स बनते हैं, उन्हें क्रिप्टोगेम्स नाम दिया गया। और दूसरे ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स भी बनते हैं और सीड भी बनते हैं, उनको फेनेरोगेम्स नाम दिया गया। अब ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं आते, ना ही सीड बनते हैं, लेकिन उन पौधों में भी बहुत सारी असमानताएं हैं। तो फिर क्रिप्टोगेम्स को 3 और ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहला ग्रुप है थैलोफाइटा। ये जो ग्रुप है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स का ग्रुप है। इसके अंदर प्लांट बॉडी जड़, तना और पत्ती यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिवाइड नहीं होती है। थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, थैलस पाया जाता है इनके स्ट्रक्चर में। अब ये जो थैलॉइड स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स हैं, जिन्हें हम थैलोफाइटा कहते हैं, इनमें भी प्लांट्स में इतनी सारी विषमताएं थी या असमानताएं थी, इन्हें फिर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। पहला है एल्गी। एल्गी सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं। ज़्यादातर ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, मीन्स प्रकाश संश्लेषण होता है इन पौधों में और क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरे टाइप के प्लांट हैं फंजाई। ये भी आकार में छोटे हैं या फिर माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, तो ये अपने पोषण के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए जो ज़्यादातर फंजाई है वो पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक होती है, यानी कि ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते। तीसरे प्रकार के जो पौधे हैं जो थैलोफाइटा के अंदर आते हैं वो हैं लाइकेन्स, यानी एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से जो पौधे बनते हैं सहजीवन से, उन्हें हम लाइकेन्स कहते हैं। ये तो बात हुई थैलोफाइटा की। अब इसके बाद जो क्रिप्टोगेम्स का दूसरा ग्रुप था उसे नाम दिया गया ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइट पौधे थैलोफाइटा के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर हैं और यहाँ पर भी ट्रू रूट्स एब्सेंट हैं, मीन्स फॉल्स रूट्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रायोफाइट्स हैं वो आकार में बहुत छोटे हैं, मॉइस्ट कंडीशन में, शेडी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और आकार में बहुत छोटे होने की वजह से ज़मीन के काफ़ी पास होते हैं। तो इनको ज़मीन से पानी और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाने के लिए रूट्स की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए राइजोइड्स और स्केल्स या फॉल्स रूट से ही इनका काम चल जाता है। और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के द्वारा होता है और स्पोर्स कैप्सूल्स में बनते हैं। थर्ड ग्रुप जो क्रिप्टोगेम्स का है वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं जिनके अंदर जड़, तना और पत्ती तीनों उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ वेस्कुलर बंडल्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है और ये स्पोर्स लीव्स के नीचे की सरफेस पर बनते हैं और ये कोन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हुई क्रिप्टोगेम्स के तीनों ग्रुप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में।
अब जो दूसरा मेजर ग्रुप्स था फेनेरोगेम्स, जिसके अंदर ऐसे पौधे रखे गए थे जिनमें फ्लावर्स भी आते हैं और सीड्स भी बनते हैं। अब इन्हें फिर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स तो बनते हैं पर वो कवर्ड नहीं होते, नेकेड सीड्स बनते हैं। तो नेकेड सीड्स वाले फेनेरोगेम्स को हम लोग जिम्नोस्पर्म्स में रखते हैं। एंजियोस्पर्म्स पूरे प्लांट किंगडम का सबसे एडवांस ग्रुप है। यहाँ पर फ्लावर्स भी बनते हैं और सीड्स भी बनते हैं। फिर एंजियोस्पर्म्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, मोनोकोट यानी एक बीजपत्री पौधे और डाइकोट यानी कि द्विबीजपत्री पौधे। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों कि पूरे प्लांट किंगडम में समानताओं के आधार पर बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए गए हैं। ये जो स्लाइड है ये शो करती है कि किस तरीके से सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स एल्गी से सबसे एडवांस प्लांट एंजियोस्पर्म्स तक डेवलपमेंट हुआ। देखिए सबसे नीचे की लाइन में दिख रहा है कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड फ्रॉम ग्रीन एल्गी। सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो पौधे थे, शुरुआत में जो पौधे बने थे बच्चों, वो एक्वेटिक या जलीय पौधे थे और माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एल्गी थे। धीरे धीरे उनसे मल्टी सेलुलर एल्गी का निर्माण हुआ और फिर डेवलपमेंट में धीरे धीरे मीन्स लाखों सालों में जब डेवलपमेंट हुआ पौधों का, तो एक्वेटिक प्लांट्स से लैंड प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ। जो पौधे लैंड प्लांट्स थे वो दो तरीके के थे। एक ऐसे लैंड प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं था, उन्हें नाम दिया गया नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, और ये प्लांट्स क्या कहलाए, ब्रायोफाइट्स। दूसरे प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ, उन्हें हमने वेस्कुलर प्लांट्स के ग्रुप के अंदर रखा। अब जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स, ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। लैंड प्लांट्स में क्या है बेटा कि जब पौधे एक्वेटिक एनवायरनमेंट से बाहर लैंड की ओर आए, तो सबसे पहली जो हमारी पौधों की आवश्यकता थी पानी की, उसके लिए वेस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत थी। पर ब्रायोफाइट्स का आकार इतना छोटा है कि इनको वेस्कुलर सिस्टम की आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ राइजोइड्स और स्केल्स भूमि से पानी और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचा सकते थे। धीरे धीरे प्लांट्स का आकार भी बड़ा हुआ और इनकी ग्रोथ भी अपराइट हुई, मीन्स भूमि से ऊपर की ओर ये अपराइट ग्रोथ करने लगे। अब ज़रूरत महसूस हुई वेस्कुलर सिस्टम की, जिससे कि जो पानी ज़मीन से एब्जॉर्व किया जाए या न्यूट्रिशन एब्जॉर्व किया जाए, उसको प्लांट के एंड टिप तक या लीव्स तक कैसे पहुंचाया जाए। तब वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, जाइलम और फ्लोएम का। ये वेस्कुलर प्लांट्स फिर दो मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए गए, सीडलेस प्लांट्स और सीड प्लांट्स। यहाँ पर जो हमारा क्राइटेरिया था अलग करने का, वो था सीड का बनना या न बनना। तो टेरिडोफाइट्स ये कौन से ग्रुप्स थे, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। अब टेरिडोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट तो हो गया, पर इनके अंदर सीड्स नहीं बनते, तो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स को टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। सीड प्लांट्स फिर जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा था, सीड प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स थे और एंजियोस्पर्म्स जिनके अंदर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो ये इस तरीके से सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी से एंजियोस्पर्म्स पौधों का डेवलपमेंट हुआ, और इस डेवलपमेंट में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, और इस तरीके से हमारे सिंगल सेल्ड एल्गी से हाईली डेवलप्ड सीड बियरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स का विकास हुआ। हमारे जो इंटरेस्ट का टॉपिक है वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा था, ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। पौधा हमारा जड़, तना, पत्ती के अंदर डिवाइड है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लीफ है, यहाँ पर ये फेदर लाइक लीफ लग रही है, ये पंख के जैसे लगती है।
इसको टेरॉन मीन्स फेदर और फाइट्स मीन्स पौधे। तो ऐसे पौधे जिनकी पत्तियाँ फेदर जैसी हैं, उन्हें इसीलिए इन पौधों को टेरिडोफाइट्स नाम दिया गया। ये आप देख रहे हैं कुछ फॉसिल्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स भी हमको मिले हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स डिवोनियन पीरियड्स में ही मिला करते थे। इनकी शुरुआत उस पीरियड में हुई थी। ये हमारे पास टेरिडोफाइट का एक फर्न की लीफ है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन कौन से पार्ट टेरिडोफाइट्स में होते हैं। रूट्स, राइजोम और पूरा लीफ, जिसे हम फ्रॉन्ड के नाम से जानते हैं। फ्रॉन्ड के दो पार्ट हैं, ब्लेड और स्टॉक। ब्लेड ग्रीन लीफी पार्ट और स्टॉक मीन्स उसकी डंडी। ये कुछ टेरिडोफाइट्स हैं। इनमें से कुछ एक्वेटिक हैं, कुछ जीरोफिटिक हैं। ये देखिए, इनका दूसरी पिक्चर है टेरिडोफाइट्स की। इसके अंदर सिलेजिनेला, इक्विसीटम, मार्सिलिया और लाइकोपोडियम, ये हम लोग स्टडी करेंगे हमारे पूरे कोर्स के दौरान। चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स का मीनिंग क्या है। दूसरा, ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइट्स। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा कि सिंगल सेल्ड एल्गी से धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का डेवलपमेंट हुआ। तो टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन कैसे हुआ। थर्ड है अडेप्टिव फीचर्स, मीन्स एक्वेटिक कंडीशन से बाहर लैंड प्लांट के रूप में एस्टेब्लिश होने के लिए प्लांट्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, जो कि अनुकूलताएं विकसित हुई, जिनकी वजह से टेरिडोफाइट्स एक लैंड प्लांट के रूप में स्थापित होने में सक्सेसफुल हो पाए। उन सारी अनुकूलताओं के बारे में या एडेप्टेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट। टेरिडोफाइट्स कौन से एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। फिफ्थ, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टेरिडोफाइट्स के मुख्य फीचर्स कौन कौन से हैं। सिक्स्थ है इसमें रिप्रोडक्शन, टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। सेवेंथ है लाइफ साइकिल। एट्थ, रिलेशनशिप एंड एफिनिटीज़। प्लांट किंगडम को जब हमने चार्ट में देखा था, तब हमने देखा कि हमारे टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच में स्टैंड करते हैं। तो हम रिलेशनशिप्स में देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स से हमारे टेरिडोफाइट्स की कितनी समानताएं या असमानताएं हैं, और जिम्नोस्पर्म्स जो उससे हायर ग्रुप है, एडवांस ग्रुप है, उनके साथ कितनी समानता या असमानता है। नेक्स्ट है स्टीलर सिस्टम। स्टीलर सिस्टम वेस्कुलर सिस्टम को बोलते हैं। सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम टेरिडोफाइट्स में ही डेवलप हुआ था। तो टेरिडोफाइट के अंदर प्रिमिटिव से लेकर एडवांस तक हर प्रकार का स्टील पाया जाता है, और इस स्टीलर सिस्टम का डेवलपमेंट भी टेरिडोफाइट्स में ही हुआ। तो हम स्टीलर सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे टेरिडोफाइट्स में। लास्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और अंत में टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में टेरॉन मीन्स फेदर, फाइटॉन मीन्स प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जो फेदर की तरह दिखाई देते हैं। नॉन फ्लावरिंग वेस्कुलर प्लांट्स, उन्हें हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। दे मे बी डिफाइंड एज वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स मीन्स नॉन फ्लावरिंग, नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स, तो दे आर क्रिप्टोगेम्स, बट दे आर वेस्कुलर, यानी वेस्कुलर सिस्टम तो प्रेजेंट है पर फ्लावर और सीड्स नहीं बनते हैं। ऐसे पौधे पूरे प्लांट किंगडम में सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट्स ही हैं। तो टेरिडोफाइट्स कौन से प्लांट हुए, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। They are represented by about 400 genera and about 10,500 species, both the living and fossil plants. बिल्कुल टेरिडोफाइट्स का डेवलपमेंट डिवोनियन पीरियड में ही हो गया था। तो उसके कुछ जीवाश्म भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसकी जानकारी मनुष्य को है। तो टेरिडोफाइट्स के फॉसिल प्लांट्स और लिविंग प्लांट्स दोनों की
लगभग 400 जनरा और 10,500 स्पीशीज ज्ञात हैं। They are the earliest known vascular plants, dominant vegetation on Earth during Devonian to Permian period. जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अगर हम देखें तो डिवोनियन से पर्मियन पीरियड तक जो टेरिडोफाइट्स थे वो लैंड पर डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में पाए जाते थे। The pteridophytes are the successful colonizer on land habit. They had acquired certain characteristic features in the early geologic period that helped them to make their successful adaptation on land. यहाँ पर pteridophytes ने कुछ certain characteristics को acquire किया, मीन्स अपने अंदर कुछ अनुकूलताएं विकसित की, कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से वो लैंड प्लांट के रूप में सक्सेसफुल हो पाए। Origin of pteridophytes. The pteridophytes evolved in the Silurian period and subsequently got diversified in the Lower Devonian period. There are controversies regarding their origin and evolution. There are two broad theories about their origin. According to one, pteridophytes have originated from algal ancestor, while the other school supported the bryophytic origin hypothesis of pteridophytes. Pteridophytes का जो इवोल्यूशन हुआ है वो सिलूरियन पीरियड में स्टार्ट हुआ और डेवोनियन पीरियड में वो डोमिनेंट हो गए। अब इनका विकास एक्वेटिक से लैंड प्लांट के रूप में कैसे हुआ, इसके बारे में जो हमारे साइंटिस्ट है वो दो थ्योरीज देते हैं। पहला ग्रुप कहता है कि हमारे टेरिडोफाइट्स का जो विकास है वो एल्गी से हुआ है, और दूसरे साइंटिस्ट का जो ग्रुप है वो ये मानता है कि नहीं, एल्गी से नहीं, एल्गी से ब्रायोफाइट्स का इवोल्यूशन हुआ और वहाँ से ब्रायोफाइट से फिर टेरिडोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से टू ब्रॉड थ्योरीज दी गई ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में। एक एक थ्योरी को हम स्टडी कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं एल्गल ओरिजिन की। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट टेरिडोफाइट्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एल्गी। जो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन एल्गी से हुआ है, तो उन्होंने एल्गी और टेरिडोफाइट्स में पाए जाने वाली कुछ समानताओं के बारे में जिक्र किया, जिससे ये प्रूव होता है कि एल्गी से ही टेरिडोफाइट्स का जन्म हुआ है। देखते हैं कौन कौन से कॉमन फीचर्स हैं जो दोनों ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं। पहला है थैलॉइड गैमेटोफाइट्स। दोनों के अंदर यानी एल्गी और टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है, युग्मोद्भिद अवस्था है, वो थैलॉइड प्रकार की है। जैसा कि हमने कहा कि टेरिडोफाइट्स जड़दानापत्ति में विभाजित होते हैं, लेकिन ये इसकी स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। इसकी जो युग्मोद्भिद अवस्था या गैमेटोफिटिक स्टेज है वो थैलॉइड ही होती है। इसीलिए ये एल्गी और टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट दोनों थैलॉइड हैं। दूसरा है सिमिलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यहाँ पर एल्गी में भी क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं और टेरिडोफाइट्स में भी, और जो ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं इनमें काफ़ी समानता है एल्गी में पाए जाने वाले पिगमेंट्स में और टेरिडोफाइट्स में पाए जाने वाले में। इसीलिए ये साइंटिस्ट मानते हैं कि एल्गी से ही टेरिडोफाइट्स का विकास हुआ है। थर्ड है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। दोनों की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। स्टार्च एज रिजर्व फूड, रिजर्व फूड के रूप में दोनों में ही स्टार्च स्टोर रहता है। फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स, दोनों में ही फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स हैं। एंड वाटर एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए पानी दोनों में ही आवश्यक है। हालांकि टेरिडोफाइट्स लैंड प्लांट्स हैं, फिर भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी आवश्यक है, इसीलिए यहाँ पर फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं। तो ये कुछ समानताएं हैं एल्गी और टेरिडोफाइट्स में, जिनकी बेस पर साइंटिस्ट का एक ग्रुप मानता है कि एल्गी से ही टेरिडोफाइट्स का विकास हुआ है। अब जो सेकंड थ्योरी है वो है ब्रायोफिटिक ओरिजिन की। यहाँ पर जो साइंटिस्ट ब्रायोफिटिक ओरिजिन को मानते हैं उन्होंने भी कुछ समानताओं के बारे में बात की कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं दोनों ग्रुप्स के अंदर कॉमन है, इसीलिए ब्रायोफाइट से ही टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन हुआ है। पहला है हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट में भी लाइफ साइकिल दो पार्ट में डिवाइड होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन। वैसा ही टेरिडोफाइट्स में ही होता है, यानी बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मोद्भिद अवस्था दोनों पाई जाती है, इसीलिए ये हेट्रोमॉर्फिक हैं दोनों ही अपनी लाइफ साइकिल में। दूसरा है मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर हैं, जैसा कि ब्रायोफाइट्स में भी होते हैं। मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स दोनों के अंदर कॉमन है।
थैलॉइड गैमेटोफाइट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ब्रायोफाइट्स में भी जो गैमेटोफाइट है वो थैलॉइड है। वाटर नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में ही फर्टिलाइजेशन के लिए पानी आवश्यक है। रिटेंशन ऑफ zygote within the female sex organs and embryo develops from it, जब जायगोट का डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन मीन्स आर्चिगोनियम में ही हो जाता है, दोनों ही कंडीशन में, कहाँ पर ब्रायोफाइट्स में भी और टेरिडोफाइट्स में भी, जो एक और समानता है दोनों ग्रुप्स के बीच में। प्लांट एंड स्पोर सर्फेसेज आर कवर्ड विद क्यूटीन, दोनों में ही स्पोर्स बनते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए चारों ओर से क्यूटीन से घिरे रहते हैं, यानी उनके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ समानताएं हैं जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में कॉमन है, जिसके आधार पर साइंटिस्ट का एक ग्रुप मानता है कि ब्रायोफाइट का ओरिजिन हमारे टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन हमारे ब्रायोफाइट से ही हुआ है। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, अब ये जो समानताएं थी मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली बताई गई थी। अब जब हमने या साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, कैसे, अल्ट्रा सेलुलर लेवल तक, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा सेल का, बायोकेमिकल नेचर देखा, मॉलिकुलर लेवल पे जाके स्टडी की, आरएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए, मॉलिकुलर सीक्वेंसिंग और माइटोकॉन्ड्रियल एनकोडेड जीन्स, इन सारी चीज़ों की स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने ये पाया कि टेरिडोफाइट्स की जितनी समानता एल्गी के साथ है उतनी ब्रायोफाइट्स के साथ नहीं है। तो जो टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन है वो एल्गी से ही हुआ है, और ये माना जाता है कि ग्रीन एल्गी से ये डेवलप हुए हैं, और ज़्यादातर जो समानताएं हैं वो कोलियोकीट से हमारे टेरिडोफाइट्स की मिलती है। तो मॉडर्न कंसेप्ट ये है कि लैंड प्लांट का डेवलपमेंट एक्वेटिक प्लांट यानी एल्गी से ही हुआ है, और इन दोनों से ही ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का जन्म हुआ है। मीन्स ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स तो सिस्टर ग्रुप्स हो गए, और जो एल्गी है वो उनका जिनसे उनका ओरिजिन हुआ है। तो कोलियोकीट इज एन एक्सीलेंट मॉडल फॉर द एल्गल एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट्स एंड मे बी ए मॉडर्न representative of the algal group that gave rise to the land plants। तो इस तरीके से जो कोलियोकीट ग्रुप के जो पौधे हैं, एल्गल प्लांट्स हैं, उनसे ही लैंड प्लांट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन हुआ है, ऐसा मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। अब हम बात कर लेते हैं अडेप्टिव फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स की, यानी टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से ऐसे एडेप्टेशन डेवलप हुए जिसकी वजह से वो लैंड प्लांट के रूप में स्थापित होने में सक्सेसफुल हो पाए। सबसे पहला है स्पोर्स। टेरिडोफाइट स्पोर्स आर बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक वॉल लेयर्स, द आउटर थिक एसिड रेसिस्टेंट एक्साइन एंड द इनर थिन एसिड डिग्रेडेबल एंटाइन। स्पोर्स में आउटर कवरिंग होती है एक्साइन और एंटाइन की, जो उसे प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ से, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस से, जिसकी वजह से हमारे स्पोर्स अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में, ज़्यादा टेम्परेचर में, हवा में, वो दूसरे एनिमल्स या दूसरे जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस है, फंजाई है, उनसे अपने आप को बचाए रखते हैं इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से जो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के अंदर अनुकूलता विकसित हुई वो थी स्पोर्स की बाहर टू लेयर्ड थिक, क्यूटीन की थिक लेयर। The spores have the capacity to protect themselves from adverse environmental conditions. This desiccation-resistant spore was a fundamental event which allowed the spread of plant life over land surface. इसकी वजह से ही प्लांट जो टेरिडोफाइट्स थे वो पूरे लैंड पर स्प्रेड होने में सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि ये हाईली प्रोटेक्टेड थे। नेक्स्ट है क्यूटिकल एंड स्टोमेटा। न केवल स्पोर बल्कि पूरा जो प्लांट सरफेस है टेरिडोफाइट्स का वो क्यूटीन से ढका रहता है, और द फंक्शन ऑफ क्यूटीन इज टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, और क्यूटीन का मेन काम है वाटर को प्रिवेंट करना। जब एक्वेटिक प्लांट से लैंड प्लांट डेवलप हुए तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि पौधों के लिए सबसे आवश्यक पानी कैसे प्राप्त किया जाए।
तो उसके लिए ज़मीन से सोखने के लिए जड़, तना और पत्ती का विकास हुआ कि जड़ें पानी को ऑब्जर्व करेंगी और तना उनको पहुंचाने का काम करेगा, कहाँ तक? पत्तियों तक। उसके लिए वैस्कुलर सिस्टम तो डेवलप हुआ ही, साथ ही साथ एक प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत हुई, क्योंकि ये पौधे लैंड में जब आए तो बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी था। तो जो पानी एब्जॉर्व किया जाए, अगर क्यूटिकल की लेयर ना हो तो वो ट्रांसपीरेट हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा, तो क्या होगा? पानी की कमी पूरी नहीं हो पाएगी। तो उससे बचने के लिए प्लांट्स के अंदर क्यूटिकल का पूरी लेयर डेवलप हुई टेरिडोफाइट्स के अंदर। इट इज़ ऑल्सो रेसिस्टेंट टू गैस एक्सचेंज, chemical substances, microbial attack, abrasion and mechanical injury। न केवल ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही थी क्यूटिकल, बल्कि गैशियस एक्सचेंज को भी रोक रही थी। कोई भी केमिकल सब्सटेंस का एक्सचेंज नहीं हो सकता था क्यूटिकल के थ्रू, न ही कोई माइक्रोबियल अटैक। जैसा कि जब हमने प्लांट किंगडम का चार्ट देखा था, तो वहाँ देखा था कि जो फंजाई पौधे हैं वो पैरासाइट के रूप में दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। साथ ही साथ बैक्टीरिया और वायरस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पौधों पर भी अटैक करती हैं। तो माइक्रोबियल अटैक से भी क्रिटिकल इसको प्रिवेंट करता है हमारे टेरिडोफाइट्स को। एब्रेजन एंड मैकेनिकल इंजरी, क्योंकि ये लैंड प्लांट्स हैं तो हवा भी चलेगी, दूसरे एनिमल्स भी जाते हैं, तो उनसे चोट ना पहुँचे, उससे बचने के लिए क्यूटिकल बहुत ही फ्रूटफुल थी टेरिडोफाइट्स को लैंड प्लांट के रूप में स्थापित करने की। As the cuticle inhibits gaseous exchange, land plants have evolved the aperture stomata that control the passage of gas and water depending on the requirement of the plants। अब ये तो बहुत सारे फायदे थे क्यूटिकल के, बट एक डिसएडवांटेज ये था कि क्यूटिकल गैशियस एक्सचेंज के लिए भी रेसिस्टेंट है, लेकिन हमें यानी कि पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं ये पौधे। अब जब गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अपर्चर इवॉल्व किए गए जिनका नाम है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या है? फंक्शनल है, मीन्स आवश्यकता पड़ने पर स्टोमेटा या रंध्र ओपन हो जाते हैं और जब आवश्यकता नहीं है तो ये रंध्र क्लोज हो जाते हैं। तो जो फंक्शनल स्टोमेटा थे, ये एक बहुत बड़ा एडेप्टेशन था जिनकी वजह से लैंड प्लांट के रूप में टेरिडोफाइट स्थापित हो पाए, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब पौधों को लगता है कि नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो जो पानी है वो ट्रांसपीरेट हो जाएगा, उसे रोकने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे टेरिडोफाइट्स, क्यूटिकुलर कोट और स्टोमेटा, इन दो चीज़ों की वजह से लैंड प्लांट के रूप में सक्सेसफुल हो पाए। नेक्स्ट है ट्यूब्स एंड ट्रैकीज। देयर वाज द लिटिल रिक्वायरमेंट फॉर अ ट्रांसलोकेशन सिस्टम विदिन द प्लांट बॉडी दैट रिमेन्ड इन एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अभी तक पौधे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में थे जहाँ पर चारों ओर पानी था, पानी के लिए हमें कुछ खास सिस्टम की ज़रूरत नहीं थी। बट जैसे ही पौधे लैंड प्लांट के रूप में बाहर आए, उन्हें आवश्यकता महसूस हुई किस चीज़ की? कि एक वेस्कुलर सिस्टम डेवलप किया जाए जो पौधे की जड़ से पानी को ऊपर तक पहुंचा पाए, प्लांट तक। जैसे कि हमने बात की कि ब्रायोफाइट भी लैंड प्लांट्स हैं पर वहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो बहुत ही छोटे पौधे हैं। अब जो छोटे पौधे हैं वो एब्जॉर्प्शंस के द्वारा या फिर राइजोइड्स और स्केल के द्वारा जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं वो प्लांट पार्ट तक आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन टेरिडोफाइट्स में अपराइट ग्रोथ स्टार्ट हुई, यानी कि पौधे ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट हुए। अब जब अपराइट ग्रोथ है तो पौधों की जो अपर पार्ट है और जो लैंड है उसके बीच में दूरी बढ़ी। अब इस डिस्टेंस के चक्कर में वो पानी को सिर्फ एब्जॉर्प्शन से काम नहीं चलेगा, एक ट्रांसलोकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो पानी को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ऊपर तक यानी लीव्स तक पहुंचा भी पाए। The main selective pressure that led to the evolution of an erect habit is in releasing spores into higher wind energies encountered at greater distances from the source। अब ये जो हमें ट्रांसलोकेशन सिस्टम की
ज़रूरत क्यों महसूस हुई अपराइट ग्रोथ प्लांट की क्यों हो। हॉरिजॉन्टल भी हो सकती थी, उसमें भी पूरे लैंड प्लांट के रूप में फैल सकते थे, लेकिन जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा कि स्पोर्ट्स के द्वारा इनका डेवलपमेंट होता है या रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर स्पोर्ट्स हवा में ऊंचाई पे होंगे तो हवा के द्वारा ये ज़्यादा दूर तक फैल सकते हैं। तो अगर पौधे जितने लंबे होंगे, स्पोर्ट्स का हवा के साथ उतनी ही ज़्यादा दूरी तक प्रसार होगा और पौधे दूर दूर तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए पौधों में अपराइट ग्रोथ की स्टार्ट हुई, और जब वो ऊंचाई की ओर बढ़ने शुरू हुए तो वहाँ पर पानी की समस्या को सॉल्व करने के लिए ट्यूब्स एंड ट्रैकीड्स यानी कि जाइलम का विकास हुआ। A variety of tubular structures are found in early land plants that have fulfilled the role of tracheids। तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम एक ट्रांसलोकेशन सिस्टम के रूप में टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम डेवलप हुए, जो न केवल पानी को और मिनरल्स को ऊपर के तक पहुंचा पा रहे थे, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनता है वो फ्लोएम के द्वारा बाकी नीचे के प्लांट पार्ट्स तक भी पहुंच रहा था। साथ ही साथ स्पोर्स का ट्रांसपोर्ट भी बहुत दूरी तक संभव हो पाया, जिसकी वजह से ही ये डिवोनियन पीरियड में टेरिडोफाइट्स पूरे लैंड पर एक डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में विकसित हो पाए। ये तो थे एडेप्टेशंस जो टेरिडोफाइट्स में हुए। अब हम बात करते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स है नॉर्मली कहाँ कहाँ पर इसका आवास है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। द टेरिडोफाइट्स ग्रो इन डाइवर्स हैबिटेट्स। ये सभी तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। मोस्टली दे शो टेरेस्ट्रियल हैबिट्स, ग्रोइंग इन मॉइस्ट, कूल एंड शेडी प्लेसेस। All pteridophytes require water for transfer of sperm to ovum to complete the process of sexual reproduction। अब प्लांट्स टोटली लैंड प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी इजीली रह पाते हैं। बस इनको पानी की आवश्यकता या मॉइस्ट कंडीशन की आवश्यकता फर्टिलाइजेशन के समय है, क्योंकि हमने अडेप्टिव फीचर्स जब हमने प्रीवियस स्लाइड्स देखी थी जहाँ पे ओरिजिन देखा था टेरिडोफाइट्स का, वहाँ पर देखा था कि न केवल एल्गी ब्रायोफाइट बल्कि टेरिडोफाइट्स में भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स हैं वो कूल, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर एक्वेटिक, इसके कुछ मेंबर्स एक्वेटिक भी हैं, जिसमें से मार्सिलिया हम पढ़ेंगे, और जीरोफिटिक, सिलेजिनेला और इक्विसीटम, ये हमारे सिलेबस में है, एंड मैनी मोर एपिफिटिक प्लांट्स, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ये दोनों ही हम स्टडी करेंगे। तो ये बात हुई टेरिडोफाइट्स की मीनिंग, origin, adaptation and distribution। This is all about the today's lecture. Thank you.